वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आज हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ मास सेक्शन या फिर इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इसकी स्टेटमेंट अगर आप टेक्स्ट बुक से आप पढ़ोगे तो एक सिंगल स्टेटमेंट में सारी बात को किया गया है। मैंने यहाँ पर उस स्टेटमेंट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया है और इसके दोनों हिस्से अलग अलग करके हम इसको पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला पार्ट है, आई कैन राइट लाइक नंबर 1, यहाँ पर लिखा है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहा होगा या रिएक्ट कर रहा होता है तो उस सब्सटेंस की जो रिएक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है। याद रखो कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी का दारोमदार इस बात पे है कि उस सब्सटेंस की एक्टिव मास कितनी है, उस सब्सटेंस की एक्टिव मास कितनी है। तो ग्रेटर द एक्टिव मास greater will be the reactivity of that substance, तो चलो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर जो टर्म एक्टिव मास यूज किया जा रहा है इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, या इसको अब चूंकि आप शायद जानते होंगे कि मोलैरिटी जो है यह है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल्स पर लीटर। तो एक्टिव मास से किस तरह से किसी सब्सटेंस की जो है रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो फर्ज करो कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। सपोज कर लेते हैं इस कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। 1 लीटर में अगर कोई भी एक गैस फिल की जाए, सपोज उस गैस का अगर हम 1 मोल फिल करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि उस गैस का जो एक्टिव मास है वो 1 मोल पर लीटर है। तो 1 लीटर के अंदर 1 मोल गैस है तो 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, वही कंटेनर हो, उसमें बजाय 1 मोल के अगर हम 2 मोल गैस को फिल कर दें तो हम कहेंगे भाई उसका एक्टिव मास जो है वो 2 मोल्स पर लीटर है। तो 2 मोल्स के केस में आप जानते हैं कि एक्टिव मास बढ़ गया। लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि जब एक्टिव मास बढ़ेगा तो उस सब्सटेंस की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसके पीछे लॉजिक सिंपल है, क्योंकि जब गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो बढ़ेगी। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो फिर पुराने बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन होंगे और नए बॉन्ड जल्दी बनेंगे, और जब पुराने बॉन्ड जल्दी टूटें, नए बॉन्ड जल्दी बने तो फिर आप सिंपली जानते हैं कि रिएक्शन क्या होने लगेगा, फास्ट होने लगेगा। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट में हमने लिखा था कि रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, नाउ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो आई थिंक पहली पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्टिव मास कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 4 ग्राम्स हाइड्रोजन, नाउ दैट इज प्रेजेंट इन द 4 लीटर वेसल। 4 ग्राम हाइड्रोजन को 4 लीटर वेसल के अंदर रखा हुआ है, वॉल्यूम 4 लीटर है, हाइड्रोजन के 4 ग्राम फिल किए। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के मोल कितने हैं ताकि हम वॉल्यूम से डिवाइड करें, एक्टिव मास निकालें। तो आप ज़रा देखें कि हाइड्रोजन जो है इसके एक्टिव मास को या किसी भी रिएक्टेंट के एक्टिव मास को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर 1। अब जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है उसको 2 से डिवाइड करके इसके हम मोल निकाल रहे हैं और वॉल्यूम 4 लीटर है। तो आप बताओ कि 4/2 नाउ दैट इज इक्वल टू 2, देन 2/4 नाउ दैट विल बी 0.5। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो हमने ली थी उसका जो एक्टिव मास है वो क्या है, वह 0.5 मोल्स पर लीटर। तो किसी भी चीज़ का एक्टिव मास निकालना हो तो उसके मोल पता होने चाहिए और किस वॉल्यूम में वो चीज़ पड़ी उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नाउ दैट इज सिंपली द एक्टिव मास। तो आई होप कि पहली पॉइंट क्लियर होगी। अब चलते हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है इसका सेकंड पार्ट। तो आप जरा देखें नीचे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सपोज कर लेते हैं कि किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं। ऐसी सूरत में ओवरऑल रिएक्शन जो उसकी स्पीड क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं सभी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट लेना है, उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने एक कंसिडरेशन ली है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन है लाइक ए दैट रिएक्ट विद बी एंड फॉर्मिंग सी एंड डी। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, सी और डी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन में वापस बनाएंगे ए और बी। इसमें जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ किए गए ए बी सी एंड डी, नाउ दीज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच पार्टिकल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो आप यूँ पढ़ सकते हैं कि ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद द बी मोल्स ऑफ बी फॉर्मिंग सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। रिवर्स में जाएंगे तो यही सी और डी वापस बनाएंगे क्या, ए एंड बी।
तो एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स रिएक्शन, दो रिएक्शंस हो रहे हैं। हम अगर इस रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास सेक्शन को अप्लाई करें तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये बात तो सिंपल हो गई। कैसे? कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके रिएक्टेंट कौन, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट ए और बी हैं। तभी हमने लिखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो कंसंट्रेशन ब्रैकेट में ली जाती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो इनके ऊपर आप देख सकते हैं हमने पावर लिए हैं, तो ए पावर ए एंड बी पावर बी। इसी तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था आर एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाऊं तो मैंने कौन सी साइन रखी यहाँ पर रखी है? इक्वलिटी की। तो फिर मैंने कांस्टेंट लिया है के एफ। आप यूं कह सकते हैं कि के एफ जो है इसमें के कांस्टेंट है, एफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आर एफ जो है नाउ दैट विल बी इक्वल टू के एफ। बाकी सेम इक्वेशन है, ए पावर ए एंड बी पावर बी। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन नंबर 1 जो सिर्फ फॉरवर्ड के लिए। तो अब जरा सिंपल कहानी है, अगर आर एफ आपको लिखना आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना आता है, तो मेरे ख्याल में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा ये बात क्लियर होगी। इसमें हमने क्या लिखा है कि आर आर स्मॉल आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू के आर जो बैकवर्ड का कांस्टेंट है या रिवर्स का कांस्टेंट है, बाकी सी पावर सी एंड डी पावर टी। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए, नंबर 2। अब चूंकि अगर यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर ले, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर ले, तो फिर तो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि आर एफ इक्वल्स टू आर एन आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आप देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वलेंट है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वलेंट है, तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो फिर हमने क्या किया है कि ये लिया है आर एफ एज इट इज और इस कांस्टेंट को हमने इक्वलिटी की इस तरफ ले गए कि तो डिवाइड हो गया। सी और डी अपनी जगह पे है, ए और बी को अगर हम इक्वलिटी की इस तरफ लेकर आएँ तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से डिवाइड हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन समझना मुश्किल होगी। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है, गुड। अच्छा, अब आप देखें कि आर एफ अपॉन आर आर नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये इक्वेशन आपके सामने है। इन दोनों कांस्टेंट का जो रेशो है, इन दोनों कांस्टेंट का रेशो है, इसको हम लिखते हैं के सी से। नाउ के सी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि के सी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो उसका जो रेशो होगा वो भी कांस्टेंट, तो रेशो भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। इसी वजह से मैंने लिखा है कि केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि केसी जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और केसी इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं सकता। केसी का ताल्लुक सिर्फ उस कंसंट्रेशन पे है जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। देन इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। केसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। राइज इन टेम्परेचर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर में अल्टर द केसी। वो तो अलग कहानी है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। केसी का चक्कर टेम्परेचर के साथ एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है, एंडोथर्मिक के लिए अलग होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे केसी कम। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी भी बढ़ेगी। ये बातें हम फ्यूचर में करने वाले हैं। आगे चलते हैं, हमने लिखा है कि फॉर गैसियस रिएक्शन या फॉर गैसियस इक्विलिब्रिया वी कैन यूज द टर्म Kp इन प्लेस ऑफ द Kc। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सब के सब गैसियस स्टेट में हों। अब एक और नया टर्म है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक आपने वर्ड सुना होगा मे बी, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या वर्ड है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं ऐसे रिएक्शन को
जिसमें इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सब के सब एक ही फेज में हों, सब के सब गैसेस हों, सब के सब लिक्विड हों या सब के सब सॉलिड हों। सॉलिड नहीं हो सकते, रिवर्सिबल में सॉलिड नहीं हो सकते सब के सब। ये बात ध्यान से सुनोगे, अजीब है पर ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। जब सबके सब एक ही स्टेट में हो तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो दिस इज वन ऑफ द होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। व्हाई? बिकॉज रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि हम इस तरह के रिएक्शन के लिए Kc की जगह पे Kp भी यूज कर सकते हैं। यहां पर K जो है वो कांस्टेंट है, P जो है ये पार्शियल प्रेशर या प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन के बजाय आप देख सकते हैं हमने इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो हैं वो पार्शियल प्रेशर्स लिए हुए हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि प्रेशर कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, तो चलो भाई इसकी भी एक पॉइंट आपकी क्लियर की जाए। नाउ जस्ट लुक एट द वे। आगे चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि प्रेशर जो है मैंने कहा वो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं कैसे। आप सब जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है मोल ओवर वॉल्यूम, इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप ध्यान से देखें तो प्रेशर भी इसी से रिलेटेड है। अगर कंसंट्रेशन इसको रिप्रेजेंट करती है तो प्रेशर भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो इसी वजह से हम Kc की जगह पे Kp भी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास गैसियस इक्विलिब्रिया हो। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें Kc और Kp इनका रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।